हरियाणा निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसमें सोनीपत और अंबाला में मेयर पद के उपचुनाव कराए जाएंगे। सोनीपत में यह उपचुनाव मेयर निखिल मैदान के विधायक बनने के कारण हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया 11 से 17 फरवरी तक चलेगी। 2 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सोनीपत, खरखौदा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में नगर निकाय चुनाव होंगे। इस चुनाव में मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सदस्य चुने जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए 25,000 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और 10,000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। तो इसलिए उनका 21/2/2025 से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 27/2/2025 तक चलेगा। 23/2/2025 और 26/2/2025 छुट्टियां होने की वजह से नॉमिनेशन उन दिनों में नहीं होगा। बाकी 5 दिन तक जो वर्किंग डेज है, 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकेंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 28/2/2025 वो 11:30 ऑनवर्ड्स जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत के, वो स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे नॉमिनेशन पेपर्स की, और जो जांच के बाद जो उपयुक्त पाए गए, जो वैध पाए गए, उनमें से यदि कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 1 मार्च 2025 को विड्रॉ कर सकेगा 3 बजे तक। और फिर उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद, और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कन्वेंसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कन्वेंसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी नगर पहले 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, और जो 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 21 म्युनिसिपल कमेटियां और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आयोग द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अभी जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में। लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिसडिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिसडिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। वहां पर चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे, उनकी इन दिनों में बदली नहीं की जा सकेगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो चुनाव में जा रही है, या काउंसिल या कमेटी, उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी का ट्रांसफर इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत आवश्यक हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इन संस्थाओं में इन दिनों में किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जो रूटीन के काम है, या जो काम पहले से चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम है, या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, या बाकी जो रूटीन के काम होते हैं, साफ सफाई और जो भी है, वो यथावत चलते रहेंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉर्पोरेशन के हैं, उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए 10वीं पास है। विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके लिए भी 10th है।
और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी वुमेन कैंडिडेट उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, विमेन किसी भी कैटेगरी से, और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व सीटों के लिए 10th पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी है, अनरिजर्व सीटों के लिए 10वीं पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। थोड़ी सी महंगाई को देखते हुए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चे की लिमिट भी हमने बढ़ाई है। तो और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस प्रकार रहेंगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए 10,000 रुपए, मेंबर के लिए 3,000 रुपए, और अगर कोई कैंडिडेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन है तो उसके लिए 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। मेंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर कोई एससी कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन कैंडिडेट है उसके लिए 1,500 रहेगी। इसी प्रकार जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 3,000 रुपए रहेगी। मेंबर के लिए 2,000 जो अनरिजर्व मेंबर है, और एससी, बीसी ए, बीसी बी के प्रेसिडेंट के लिए 1,500 रुपए और मेंबर के लिए उन कैटेगरीज के 1,000 रुपए रहेगी। म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान के लिए 2,000 रुपए, और जो मेंबर है अनारक्षित उसका 1,000 रुपए, और प्रेसिडेंट अगर एससी, बीसी ए, बीसी बी या विमेन कैंडिडेट है तो 1,000 रुपए और प्रेसिडेंट के लिए, और मेंबर के लिए 500 रुपए रहेगी उन्हीं कैटेगरीज की। बात भी था, नोटा रहेगा, और नोटा फिक्सड इलेक्टोरल कैंडिडेट रहेगा, और अगर किसी इलेक्शन में नोटा को सबसे अधिक वोट आती है सभी कैंडिडेट से तो फिर वो चुनाव जो है वो फ्रेश इलेक्शन होगा वहां पर। वोटर लिस्ट जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों से बताता रहा हूं कि सभी की जो फाइनल इलेक्टोरल जो लिस्ट है जो असेंबली वाइज हमें प्राप्त हुई थी, जो 22/1/2024 को अपडेटेड थी, और उसके बाद 12/9/2024 तक जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें अपडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिए थे, वो हमें उपलब्ध करवाई गई थी। उसी को आगे हमने वार्ड वाइज जो है जिस भी कमेटी या काउंसिल या कॉर्पोरेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके लिए एक बाकायदा महीने भर से ऊपर की प्रक्रिया चली है, जिसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उन्होंने ऑब्जेक्शंस वगैरह सुन के उसका निपटान किया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने अपील सुनी है। उसके बाद अगर फिर भी कोई कैंडिडेट रह जाता है जिसका नाम विधानसभा की सूची में है और वार्ड की सूची में नहीं आया है तो रिटर्निंग ऑफिसर को वो फॉर्म ए भर के दे सकता है, और उसका वेरिफिकेशन के बाद उसकी वोट बनाई जा सकेगी लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक। पहले की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी हम इसमें सीनियर आईएएस और एचएस ऑफिसर को इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। एक्सपेंडिचर के लिए डीईटीसी को हम लगाएंगे, और पुलिस ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अपना काम करेंगे ही। वोटर अवेयरनेस के लिए हम समय समय पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे, और मेरी आप सब के माध्यम से भी आज भी अपील है सभी मतदाताओं से, सभी संस्थाओं के, कि वो भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें ताकि वो अपने मनपसंद का कैंडिडेट चुन सके जो उनके विकास कार्यों में रुचि ले, और हम इस तरह से ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। तो मोटे तौर पर जो विशेष बिंदु थे, मुख्य बिंदु थे, वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। अब किसी साथी की कोई और अगर जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें वो व्यवस्था नहीं है। हाँ जी,
हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे 4500 कुछ वो है पोलिंग बूथ, तो 9000 के करीब हमारी रिक्वायरमेंट है, तो 1000 के करीब 10% से ज्यादा हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी। जो मोबाइल पार्टी होती है उस दिन, उसके सभी जीप में एक एक दो दो हम रख देते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी हो, कुछ हो, तो आधे घंटे में वो रिप्लेस हो। ये वी लीव इट टू द एसपी कंसर्न, तो उसमें सफिशिएंट रहेगा उसमें। और जहाँ पे मैंने बताया कि कहीं पे सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स की अभी लिस्ट आनी है डिप्टी कमिश्नर से, वहाँ पे एक्स्ट्रा की व्यवस्था होगी। उसके अलावा मोबाइल पेट्रोलिंग पुलिस पार्टीज भी रहेंगी, और कुछ इंटेलिजेंस बेस पे जो पहले से कुछ आपराधिक किस्म के जो प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई होगी, और आर्म्स एक्ट वगैरह में भी जो कार्रवाई बनती है वो रहेगी। आर्म्स वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे हम छोड़ते हैं कि अगर वो समझते हैं कि भी किसी प्रकार का अंदेशा हो सकता है तो वो कार्रवाई ला सकते हैं। दे आर फ्री टू डू ऑल नॉर्मल जो भी उनका सीजर का है और इस तरह की एक्टिविटीज। एफिडेविट नहीं, हमारी कमीशन के होंगे, क्योंकि कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन के साथ भी लिस्ट देगा कि ये केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है या चल रहे हैं कोर्ट। रीपोलिंग के लिए क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि आप रीपोल कराएंगे? नहीं, रीपोल एक बेसिकली एक प्रिकॉशनरी मेजर है। वैसे तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं कि कहीं पे 2 घंटे से ज्यादा मान लो पोलिंग नहीं रही हो पाई, मशीन खराब थी, हंगामा हो गया, कोई और झगड़ा हो गया किसी वजह से, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी आती है, उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि जी यहाँ पर जो है नॉर्मल रूप से मतदान नहीं हो पाया और ये न्यायोचित होगा कि यहाँ पर रीपोल कराया जाए। तो ही, और फिर जो ऑब्जर्वर्स होंगे अगर वो भी कोई ऐसी चीज पाते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी शाम तक हमारे पास आएगी, तो उसमें होगा। आमतौर पर जो आपने देखा होगा कि पिछले पंचायत चुनाव में भी कहीं भी हमें रीपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी, और उससे पहले जून 2022 में भी हमने इलेक्शन करवाए थे, कहीं पे भी रीपोल की आवश्यकता नहीं हुई थी। तो कहीं से डिमांड आती है तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट और वो सारे हालात, बाकी मीडिया से भी पता लग जाता है। कहीं पे अगर कोई ज्यादा हंगामा होता है तो डेफिनेटली आजकल लोग हमें वीडियो क्लिप भी बना के भेजते हैं और SMS व्हाट्सएप वगैरह भी करते हैं। मेयर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए पहले ये खर्च सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ा के 30 लाख किया गया है। मेंबर के लिए यह तयशुदा खर्च सीमा 6 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 7.5 लाख किया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल में प्रेसिडेंट के लिए पहले ये खर्च की तयशुदा सीमा 16 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, और मेंबर के लिए 3.5 लाख से 4.5 लाख किया गया है। म्युनिसिपल कमेटी में 10.5 लाख रुपए थी प्रेसिडेंट के लिए खर्चे की सीमा, वो 12.5 लाख की गई है, और मेंबर के लिए 2.5 लाख जो थी उसको 3 लाख किया गया है। सभी कैंडिडेट्स चाहे वो जीते या हारे, जो भी चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको अपना लेखा जोखा खर्चे का रखना पड़ेगा, डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेके और रिजल्ट डिक्लेरेशन तक, और उसको 30 दिन के बाद उसको डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे वो जमा कराना होगा। अगर कोई नहीं करवाते हैं तो जो आज के दिन जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको 5 साल तक के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह से क्योंकि आपको पता है राजनीति में कई बार कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी आना चाह रहे होते हैं, तो उनपे वैसे तो कोई रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि उनको कोई 3 साल से ज्यादा की सजा ना हुई हो, लेकिन उनको जनता को ये पता हो कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस की डिटेल्स अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है तो वो उनको देनी होगी। तो उसका पूरा विवरण हमने इसमें दिया हुआ है कि एक तो उनको डिक्लेरेशन पब्लिश करनी होगी, 2 न्यूज़पेपर जो जिस कमेटी या जिस काउंसिल या जिस कॉर्पोरेशन में वो चुनाव में भाग ले रहे हैं, वहां पर हिंदी और अंग्रेजी में जो 2 न्यूज़पेपर प्रचलित हों, उनमें डिक्लेरेशन देनी होगी कि भी मेरे खिलाफ ये फला सेक्शन में केस दर्ज है या क्या स्टेज है, चार्जशीट फ्रेम हो गई है वगैरह वगैरह। उनको
लोकल टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पे भी 3 डिफरेंट डेट्स में ये इनका सूचना देनी पड़ेगी, प्रकाशित करना पड़ेगा जनता की, जो वोटर हैं उनकी सूचना के लिए। और इस बारे में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट C2 में डायरेक्शन देगा कि भाई आपने ये चीजें इसमें करवानी है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट है, अगर जो वो चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको रिटर्निंग ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि मैंने अपनी जो राजनीतिक संबद्ध राजनीतिक दल है उसको भी इस बारे में सूचना दे दी है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, पहले भी जो इलेक्शन हुए थे इससे पिछले वाले, वो भी मेयर और प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। इस बार भी जैसे मान लीजिए रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो पूरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेयर को चुनेंगे डायरेक्ट। इसी तरह से प्रेसिडेंट मान लीजिए असंध का है, तो पूरे असंध म्युनिसिपल कमेटी जो है उसके वार्ड मेंबर सभी सारे जो वोटर्स हैं सभी वार्ड से वो प्रेसिडेंट को चुनेंगे। वार्ड मेंबर जो है वो संबंधित वार्ड के मतदाता चुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल या कमेटी है उसमें कहीं पे भी मतदाता के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो क्रिमिनल केसेस वाले आप बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं, लास्ट टाइम भी था। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं एक्चुअली। लास्ट टाइम नहीं था सर, सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइंस भी बताइए। ये सारे काम आप समझ सकते हैं कि 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल इलेक्शन, 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के इलेक्शन, 21 म्युनिसिपल कमेटीज और 4 म्युनिसिपल काउंसिल प्लस कुछ जो उपचुनाव हैं, इन सब में बहुत सारे स्टाफ की आवश्यकता होगी। लगभग 25,000 पोलिंग पर्सनल इसमें हमें जो बैकडोर जो बैक एंड पे काम करेंगे, जो एक्चुअल पोलिंग ड्यूटी पे होंगे, जो काउंटिंग में होंगे, वो सब मिला के रहेंगे, जिसमें RO, ARO, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और बाकी स्टाफ होंगे। पुलिस प्रबंध जो है उसके लिए होम सेक्रेटरी और DGP से अनुरोध कर दिया गया है कि भी पुलिस की बाकायदा, इनफैक्ट हमने काफी समय पहले से ही कह दिया था कि पूर्व सूचना इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करें और जिनके खिलाफ कोई आर्म्स एक्ट वगैरह में केस है या जो भगोड़े हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स वगैरह हैं, उनको राउंड अप करने की कार्रवाई करें। तो ऑलरेडी उनसे तालमेल है गृह विभाग से, और जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ्स होंगे वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस पर्सनल की भी व्यवस्था की जाएगी। इस सारे कार्य में लगभग 10,000 EVMs की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि तकरीबन 4500 समथिंग हमारे पोलिंग बूथ्स हैं, और एक प्रेसिडेंट के लिए और एक मेंबर के लिए या एक मेयर के लिए एक मेंबर के लिए EVM 2 EVM कम से कम होंगी। अगर 15 से अधिक कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो बैलेटिंग यूनिट है वो सेकंड लगती है। बैलेट पेपर्स मेयर और प्रेसिडेंट के लिए पिंक कलर का होगा, उस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी, और मेंबर्स के लिए व्हाइट कलर का होगा जिस पर ब्लैक इंक से प्रिंटिंग होगी। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उनके फोटोग्राफ्स भी बैलेट पेपर पे लगेंगे, जो चिपकाया जाएगा मशीन पे, EVM पे, और सॉरी जो बैलेटिंग यूनिट होगी उस पे वो चिपकाए जाएंगे।